गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियर मॉडल, राइट? नाभिकीय मॉडल। नाभिकीय मॉडल। देखिए, स्टूडेंट, जो न्यूक्लियर मॉडल है, नाभिकीय मॉडल है, वो क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक बच्चों, देखिए, जब आप 12th क्लास में होते थे तब वहां पर एक चैप्टर आता था, एक तो न्यूक्लियर के नाम से, एक आता था एटॉमिक के नाम से। ठीक, हम एटॉमिक को देखते थे तो वहां पर हमने देखे थे कि एटम के भी कुछ मॉडल्स दिए गए थे, राइट? एटम्स के भी कुछ मॉडल दिए गए थे। इसमें जो ये वाले मॉडल थे वो बेसिकली किसने दिए थे? जे थॉमसन ने दिए थे। ठीक है, नील्स बोर का पढ़ते थे हम लोग, नील्स बोहर। जे थॉमसन का नाम पढ़ते थे। ठीक है, रदरफोर्ड का पढ़ते थे, रदरफोर्ड का, राइट? तो इन्होंने एटॉमिक के अंदर इन कुछ मॉडल्स को दिए थे। रदरफोर्ड, जे थॉमसन ने, नील्स बोर ने, इन्होंने बहुत कुछ मॉडल्स दिए हमें। वो मॉडल क्या बताते थे कि किसी भी न्यूक्लियर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नहीं बताते थे। किसी भी न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी ऑर्बिट में, अपनी कक्षाओं में कैसे घूमते रहते हैं, राइट? तो ये वाली सारी की सारी जो बातें थी वो बेसिकली हम लोगों को किससे मालूम पड़ती थी? जे थॉमसन मॉडल से, रदरफोर्ड से, बोर के मॉडल से, इनसे मालूम पड़ती थी। ठीक है, आज हम लोगों को पढ़ना है, न्यूक्लियर के मॉडल्स पढ़ने हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियर के मॉडल थे, जिसमें इसमें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, इनकी बातें पता चलती थी, ऐसे ही न्यूक्लियर के जो मॉडल्स हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर आपको पता है ऑर्बिट में एक नाभिक होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, न्यूक्लियर के ऑर्बिट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर। बच्चों, ये एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टेबल कैसे रहते हैं, स्टेबल कैसे रहते हैं, वो हम न्यूक्लियर मॉडल्स के अंदर पढ़ेंगे, न्यूक्लियर मॉडल के अंदर पढ़ेंगे, राइट? जैसे यहाँ पे हम पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन्स इसके कैसे चारों तरफ गति करता रहता है, कैसे मोशन करता रहता है इसकी कक्षाओं में, ऑर्बिट्स में। ठीक है, बिल्कुल सेम यहाँ पर हम लोगों को इसमें पढ़ना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे स्टेबल रहते हैं। इसके लिए आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियर फोर्स पढ़ चुके हैं, नाभिकीय बल पढ़ चुके हैं। ठीक, मैसोन का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, मैसोन की पद्धति पढ़ चुके हैं आप लोग इसके लिए। तो आप लोगों ने न्यूक्लियर फोर्स से और मैसोन से, इनसे काफ़ी कुछ जान पहचान लिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर किस तरीके से रहते हैं, ये आप इसको समझ गए हैं। ठीक, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में भी कुछ मॉडल पाए जाते हैं। वो मॉडल कौन कौन से हैं, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स में जो मॉडल हैं वो 2 ही मॉडल हैं और जिसमें से आपको पढ़ना भी एक ही मॉडल है। ठीक है, तो देखिए, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नाभिकीय मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल, तो यहाँ हमने बात की कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है,
एक तो होता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, इसे हिंदी में बोलते हैं द्रव बूंद मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ठीक है। और स्टूडेंट एक होता है हमारे पास में शैल मॉडल, जिसे बोलते हैं गैस मॉडल, ठीक है। अब लिक्विड ड्रॉप मॉडल और शैल मॉडल, बच्चों ये हमें दो प्रकार से मॉडल है, ठीक है। यहाँ बीएससी में सिर्फ आप दो नाम सुन रहे हैं, लेकिन अगर इसके बाद में जब आप एमएससी करते हैं ना, इवन वहाँ पे भी दो ही नाम सुनोगे, लेकिन जब आप लोग न्यूक्लियर की फील्ड में जब पीएचडी करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर की फील्ड में जब हम पीएचडी करते हैं तो हमारे पास में ये दो ही मॉडल नहीं होते हैं, 6 to 7 मॉडल्स आ चुके हैं अब इसके, ठीक है। कभी सोचा है ये मॉडल्स क्यों आते हैं, ऐसे क्यों आते हैं, क्यों हो रहा है ये सब? जैसे आपको मालूम है एटॉमिक के अंदर हम लोग देखते थे कि सबसे पहला मॉडल जे थॉमसन का आया था, ठीक है, और फिर रदरफोर्ड का आया था। रीज़न क्या था? जे थॉमसन ने काफ़ी कुछ तो सही कह दिया था, लेकिन वो कुछ क्वेश्चन मार्क को कंप्लीट नहीं कर पाया था, मतलब कि कुछ सिद्धांत को, कुछ प्रिंसिपल्स को नहीं बता पाए थे, ठीक। तो उसके बाद में जे थॉमसन के बाद कौन आते हैं स्टूडेंट्स? रदरफोर्ड। सेम रदरफोर्ड ने जे थॉमसन की चीज़ों को तो बता दिया था, बट उसके बाद जो नील्स बोर बताते हैं ना, वो रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। तो कहने का मतलब है इस तरीके से हर चीज़ में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, कौन किसके बाद कब कैसे आएगा, राइट। तो हमने हमारा स्टार्ट किया नाभिकीय मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल, जिसमें फर्स्ट है लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड शैल मॉडल, राइट। आपको बीएससी के लेवल में सिर्फ द्रव बूंद मॉडल के बारे में पढ़ना होता है। जब हम एमएससी करते हैं तब हमारे पास में गैस मॉडल भी आता है, तब ये भी आता है और ये भी आता है। और फिर इस प्रकार से जब हम लोग और फर्दर पढ़ाई करते हैं तो हमारे पास में पीएचडी के टाइम पर और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। जैसे आपको याद होगा 9th-10th क्लास में सिर्फ आप जे थॉमसन का नाम सुनते थे, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से, ये 9th-10th क्लास में सुन लेते थे। फिर जैसे हम 10th क्लास में से ऊपर आते थे, 12th क्लास में आते थे, तब हम सुनते थे रदरफोर्ड का, नील्स बोर का, ठीक है। वैसे ही हम बीएससी किया, हमने और साइंटिस्ट के नाम सुने, सेम ये है इस तरीके से, राइट। तो देखिए अब ये होता क्या है, द्रव बूंद मॉडल या फिर शैल मॉडल, गैस मॉडल, ठीक है। नाभिकीय मॉडल हमने कहा दो तरीके के होते हैं, ये वाले होते हैं। द्रव बूंद मॉडल और गैस मॉडल में क्या है ये? बच्चों गैस मॉडल तो हमें पढ़ना नहीं है, तो हमने सिर्फ इतना देखा ये दो प्रकार का होता है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है द्रव बूंद मॉडल या फिर लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है। ये द्रव बूंद मॉडल आपको बताएगा कि नाभिक से आप उसको कैसे रिलेट करेंगे। जैसे आप सोचें ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, राइट, नाभिक है, एक नाभिक। और बच्चों ये कुछ हमारे पास में बूंद है जिसे हम ड्रॉप बोल दें, देखी होगी आपने बारिश की बूंदें, ये कुछ बूंदें हैं, ये न्यूक्लियस है, राइट। द्रव बूंद मॉडल हमको क्या कहना चाहता है कि जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो ड्रॉप की साइज का ही होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है वो भी बच्चों। द्रव बूंद मॉडल को नाभिक के लिए क्यों रिलेट कर रहे हैं, लिक्विड ड्रॉप को क्यों रिलेट कर रहे हैं न्यूक्लियस से, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। इस मॉडल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक न्यूक्लियस को किससे रिलेट किया गया है, बूंद से रिलेट किया गया है,
उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं, इसलिए इसको रिलेट किया गया है और इससे न्यूक्लियर फोर्स को समझा जा सकता है। समझे? देखिए, आप इसमें कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी सिमिलरिटी पाई जाती है, ठीक है। जो नाभिक होता है, देखो ये जो ड्रॉप होता है वो कैसा होता है? असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब होता है स्टूडेंट्स, कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मीन्स इस ड्रॉप को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, राइट, कंप्रेस कर सकते हैं। तो सेम नाभिक भी, न्यूक्लियस भी किसको फॉलो करता है स्टूडेंट्स? कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी को। असंपीड्य होता है ये, कंप्रेस कर सकते हैं इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, इसीलिए एक तो ये रीज़न हो गया हमारे पास में। क्लियर बात समझ आई आपको यहाँ तक की? दूसरा, ये जो ड्रॉप है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ फर्स्ट, किसकी वजह से कर रहा है ये? कंप्रेसिबिलिटी की वजह से इन दोनों को एक जैसा माना गया है। सेकंड है सरफेस टेंशन, मतलब कि स्टूडेंट्स पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या कहता है आप लोगों से कि ये जो ड्रॉप है हमारे पास और जो ये न्यूक्लियस है, आपको देखने में कैसे लगते हैं? दोनों ही गोल होते हैं ना, आपने बूंद देखी होंगी, कहीं भी गिरती हैं वो गोल सी नजर आती हैं, एक गोल स्ट्रक्चर को लेके रखती हैं, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, ये गोल क्यों होती है? इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो देखो, ये सारी की सारी जो बूंदें हैं इसके अंदर, ये इसके सरफेस पे एक बहुत ज़्यादा टेंशन लगा रही है, मतलब कि सब खुलना चाह रही हैं, सब फैलना चाह रही हैं, सब। अब सोचो, सब जगह एक ही टाइप का फोर्स लग रहा है, एक ही टाइप का फोर्स लग रहा है, तो ये अपने आप में कैसी स्ट्रक्चर रखता है? एक गोलीय रखता है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर रखता है, ठीक। वैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर कौन मिलता है बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो सरफेस पर एक फोर्स लगा रहे होते हैं, जो आपको मालूम है, हमने पढ़ा था सैचुरेशन के बारे में, पढ़ा था हमने संतृप्तता के बारे में, पढ़ा था कि हर जगह इक्वल ही बल लग रहा है, ठीक। तो अब सब जगह इक्वल लग रहा है तो इसका पृष्ठ तनाव कैसा होगा? एक गोलीय होगा। तो मैंने लिखा है कि इनकी सबसे पहले तो ड्रॉप और न्यूक्लियस दोनों की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको दोनों को एक दूसरे से क्या किया गया है? कंपेयर किया गया हुआ है, ठीक है। दूसरा देखिए, जब आप न्यूक्लियस को देखते हैं तो आपने पढ़ा कि जो न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी कितनी होती थी? न्यूक्लियस का जो घनत्व होता है बच्चों वो कितना होता है? 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता था, ठीक है। मतलब इसका जो घनत्व है, इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। सेम स्टूडेंट्स, इस ड्रॉप की भी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कुछ कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो मिलते हैं हम लोगों को। बात यहाँ तक क्लियर हुई हमारी? मैंने कहा इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी भी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से हमने इनको क्या किया है? आपस में इनका एक कंपेयर किया है। क्लियर? दूसरा, आपको देखा होगा आपने कि जो ड्रॉप है, ये जो ड्रॉप है, बूंदे हैं, बूंदों को अगर एक जगह रख दिया, ये अपने ही पार्ट में दूर दूर फैल के अलग अलग ड्रॉप बना सकती हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारी ड्रॉप मिलकर
एक बड़ी ड्रॉप बना सकती है। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फिजन और फ्यूजन दोनों ही हो रहे हैं। क्लियर बात यहाँ तक क्लियर है? अब सेम यहाँ पर देखिए नाभिक के अंदर, नाभिक में आप लोगों ने सुना है कि जैसे यूरेनियम 238 की जब हम बात कर रहे थे, एक दिन बाइंडिंग एनर्जी जब हमने कर्व बनाया था, तब हमने कहा था यूरेनियम नाभिक जो है वो अपने आप ही क्या होता रहता है, टूटता रहता है अपने छोटे छोटे न्यूक्लियस के अंदर, वो टूटता रहता है, विखंडन कर रहा है, विखंडन, ठीक है, टूट रहा है, फ्यूजन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हम इसमें भी कह सकते हैं जिस तरीके से ये जो नाभिक ड्रॉप होती है, जिस तरीके से ये ड्रॉप होती है, ये बहुत सारी बूंदों में टूट सकती है, उसी तरीके से हमारा जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो भी बहुत सारे न्यूक्लियस में क्या होता है, टूट सकता है। उसी का उल्टा रिवर्स देखिए, जिस तरीके से ड्रॉप बहुत सारी ड्रॉप को मिलाकर एक ड्रॉप बना सकते हैं, वैसे ही बहुत सारे न्यूक्लियस को मिलाकर हम बहुत बड़ा न्यूक्लियस बना सकते हैं। तो इनकी दोनों प्रॉपर्टी ये भी सेम है, तो हम कह सकते हैं इनमें फिजन और फ्यूजन की प्रॉपर्टी भी कैसी है, सेम, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, संलयन और विखंडन। विखंडन का मतलब क्या है, टूटना, और संलयन का मतलब है कि जुड़ना। ठीक है, अगर हम आगे इसमें बात करें, हम कुछ वाष्पीकरण से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, देखिए जिस तरीके से इसके अंदर जो वेपर की वैल्यू है, जिस तरीके से इसके अंदर जो वेपर की वैल्यू है, जो वाष्पीकरण का वैल्यू है, वो किस पे डिपेंड करती है स्टूडेंट्स, किस पे डिपेंड करती है, लिक्विड की कितनी मात्रा है। ठीक है, देखो मैंने जैसे कहा, आपको मालूम है कि अगर हम लोग जैसे कपड़े वगैरह धोते हैं, ठीक, अगर जो कपड़े हैं उसको अगर हम सीधा पानी में से लें और निचोड़ दें, राइट, और उसको सुखाकर आ जाते हैं, तो उसमें वेपर, मतलब कि वो जो कपड़ा है वो हम लोगों के धीरे धीरे सूखेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर लिक्विड की वैल्यू ज़्यादा है, तो उसमें जो वेपर बनेगा वो भी कितना बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। जस्ट इसका अपोजिट सोचिए कि अगर हमने जो कपड़े धोए हैं उनको हम लोग मशीन में ड्रायर से ड्राई कर लेते हैं, सुखा देते हैं, और फिर उसके बाद में उस कपड़े को अगर अपन सुखा कर आते हैं तो वो जल्दी सूखेगा। ये वाली बात क्लियर हो गई आप लोगों के? इसी तरीके से इसमें हम कह सकते हैं, यहाँ पर अगर एटॉमिक मास नंबर को बढ़ा दिया जाए, एटॉमिक मास नंबर को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, तो इसकी जो बंधन ऊर्जा है, उसकी जो बंधन ऊर्जा है, मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी, राइट, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये जितना बड़ा होगा उसकी बंधन ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी। सेम उल्टा, बंधन, ये एटॉमिक नंबर जितना कम होगा उसकी बंधन ऊर्जा भी कम होगी। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जितना ज़्यादा लिक्विड है उतनी कम वेपर, जितना ज़्यादा अगर लिक्विड है तो वो कम, मतलब कि लिक्विड ज़्यादा है तो वो सूखने में भी ज़्यादा टाइम लगाएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एक रिलेशन ये कौन सा सेम हुआ, बाइंडिंग एनर्जी का। ठीक है, और बच्चों इसको बाइंडिंग एनर्जी, इसको टेम्परेचर जो मिलता है वो किससे मिलता है, लेटेंट हीट से मिलता है। किससे मिलता है, लेटेंट हीट से मिलता है। ठीक है, अब हमें कुछ इस तरीके की जो भी सारी की सारी घटनाएं थी, जो भी सारे के सारे मॉडल्स थे, वो हम लोगों को किससे मिला, लिक्विड ड्रॉप मॉडल से मिला। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने हम लोगों को क्या समझाया कि जो ये ड्रॉप है और जो ये न्यूक्लियस है, उन दोनों में कुछ प्रॉपर्टी
सेम रहती हैं। क्या रहती हैं कुछ प्रॉपर्टी बच्चों? सेम रहती हैं। तो इसीलिए किसी भी न्यूक्लियस को हमने इस लिक्विड ड्रॉप से रिलेट किया, सिमिलर देखे। इन्हीं सिमिलरिटी की वजह से हमें क्या मिला? लिक्विड ड्रॉप मॉडल मिला। ठीक है, और जो गैस मॉडल है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग इसको रफली एक बार नोट कीजिए और एक टॉपिक डालना नया, फिर नाभि के मॉडल, इसमें ये 2 प्रकार के होते हैं, एक बार इसको रफली नोट कीजिए। ठीक है, इसको लिखिए, देन हम आगे बातें करते हैं इसके लिए। स्टूडेंट जो ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल है ना, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है आपसे इनके बारे में। तो स्टूडेंट आपने ये लिख लिया होगा न्यूक्लियर मॉडल के लिए कि ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है उसको इसमें हमने क्या देखा द्रव बूंद मॉडल के अंदर कि किसी नाभिक को, किसी न्यूक्लियस को हमने एक ड्रॉप से कंपेयर किया है। और कंपेयर किस रीज़न पे किया? क्योंकि इनमें ये सारी की सारी सिमिलरिटी पाई जाती हैं, इनमें ये सारी की सारी समानताएं मिलती हैं, इस वजह से हमने इसको इनसे कंपेयर किया है। राइट, अब देखिए स्टूडेंट इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये सीखा कि जो नाभिकीय मॉडल है वो होते क्या है, मतलब कि द्रव बूंद मॉडल या फिर लिक्विड ड्रॉप मॉडल है वो होता क्या है। ठीक, ये मॉडल हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वाला मॉडल हमें वो चीज़ बता पाया है बीएससी के लेवल पे, तो ठीक है हमें वो चीज़ बता पाया है जो हमें और कोई अदर मॉडल नहीं समझा पाए थे। ठीक है, इसलिए ये बीएससी के लेवल पे ये वाली चीज़ें पूछना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसको आपने रफली राइट डाउन किया है अभी। ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है वो हमने अभी समझा कि ये होता क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको राइट डाउन करते हैं। राइट, इसके बारे में जो भी लिखना है उसको हम लोग लाइन वाइज लिखते हैं। थैंक यू।